नमस्कार। आज हम एक बहुत खास विषय पर बात कर रहे हैं, स्टॉट पिलातेस विधि की प्रैक्टिकल परीक्षा। जी, ये सिर्फ कुछ एक्सरसाइज कर दिखाने जैसा नहीं है ना। इसमें शरीर की गहरी समझ शामिल है। बिल्कुल। और सिखाने के तरीके में एकरूपता मतलब कंसिस्टेंसी और आप अपना ज्ञान दूसरों तक कैसे पहुंचाते हैं, इसकी भी परख होती है। हाँ, और ये सारी जानकारी हमें मिली है कैरोलीन बर्जर डे फेमिनी से। जी, वो पेरिस में स्टूडियो बायरो पिलातेस की संस्थापक हैं, ट्रेनर हैं और एग्जामिनर भी है। जी। उनके साथ हुई बातचीत से ये सब पता चला। वो इस परीक्षा को एक बहुत ही अहम पड़ाव मानती हैं, जहां थ्योरी असल में प्रैक्टिकल स्किल बन जाती है। हाँ, बिल्कुल। कैरोलिन ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि ये कोई सजा नहीं है, बल्कि ये आपकी टीचिंग और दूसरे के शरीर के बीच सच्चाई का सामना करने जैसा है। सही कहा, सच्चाई का क्षण। तो चलिए, आज जरा और गहराई से समझते हैं कि पिलाटीज ट्रेनर बनने की राह में इस जरूरी पड़ाव पर उम्मीदवारों से असल में क्या उम्मीद की जाती है। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ ये देखना नहीं है कि कोई कितनी अच्छी तरह मूव कर सकता है, अच्छा। बल्कि ये प्रशिक्षक की अपनी समझ, दूसरों को ध्यान से देखने की क्षमता और सम्मान के साथ सिखाने की कला को परखने के बारे में ज्यादा है। मतलब एक तरह से तकनीकी जानकारी और इंसानियत का मेल। बिल्कुल, उन्हीं के बीच का संतुलन है ये। अच्छा, तो कैरोलिन के हिसाब से पहली चीज जो वो किसी उम्मीदवार में देखती हैं, वो क्या है? मुझे ये सुनकर हैरानी हुई कि ये उनकी मूवमेंट से भी पहले आता है। हाँ, ये है उनका रवैया, एटीट्यूड। जिस तरह से वो कमरे में आते हैं, नमस्ते करते हैं, खुद को तैयार करते हैं। हाँ, हाँ, यहाँ एक पेशेवर रवैये की उम्मीद होती है, सम्मानजनक, फोकस्ड और शांत। ये कोई मुकाबला नहीं चल रहा है ना। सही। और इसमें सबसे जरूरी है उस व्यक्ति के साथ एक मानवीय और पेशेवर रिश्ता बनाना, जिसे वो सिखाने वाले हैं। मतलब क्लाइंट के साथ। जी, उम्मीदवार को उनका स्वागत करना चाहिए, उनकी हिस्ट्री, एक्टिविटी लेवल, कोई दर्द वगैरह है तो उसके बारे में पूछना चाहिए। ये छोटी सी बातचीत इतनी अहम क्यों है? बस फॉर्मेलिटी तो नहीं? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि ये उस शरीर को, जिसे आप बस देख रहे हैं, एक जीते जागते इंसान में बदल देती है, अच्छा। जिसका अपना इतिहास है, अपनी सीमाएं हैं। जैसा कैरोलिन ने कहा भी, एक अच्छा टीचर कभी हवा में नहीं सिखाता, वो एक जीवित शरीर को सिखाता है जिसकी अपनी यादें होती हैं। वाह। तो ये पहला कदम ही दिखाता है कि उम्मीदवार में कितना सम्मान है, सुनने की कितनी क्षमता है और वो उस पल में कितना मौजूद है। समझ गई। तो रवैये और इस शुरुआती बातचीत के बाद परीक्षा का पहला ठोस हिस्सा आता है, पोस्चरल एनालिसिस। जी, पोस्चरल एनालिसिस। ये करीब 10 मिनट चलता है। इसमें क्या होता है? ठीक ठीक। इसमें उम्मीदवार अपने क्लाइंट को एक प्लम लाइन मतलब गुरुत्वाकर्षण रेखा के सामने खड़ा करता है। हम्म। इससे ये देखा जाता है कि शरीर का गुरुत्वाकर्षण से क्या रिश्ता है। फिर 3 तरफ से पोस्चर को देखा जाता है, साइड से, सामने से और पीछे से। और ये बस ऐसे ही देखना है या कोई तरीका है? नहीं, ये बड़ा सिस्टमैटिक होता है। पैरों से शुरू होकर सिर तक जाते हैं। हर हिस्से का विश्लेषण होता है, घुटने, पेल्विस, सीना, कंधा, सिर, सब कुछ। और इसमें सिर्फ देखना ही शामिल है या कुछ और भी करते हैं? देखने के साथ साथ रीढ़ की हड्डी कितनी लचीली है, इसके लिए 2 टेस्ट भी किए जाते हैं। अच्छा। हाँ, इनसे पता चलता है कि रीढ़ के किन हिस्सों में मूवमेंट कम है या शायद रुकी हुई है। वो सपाट क्षेत्र पहचान में आते हैं। तो ये टेस्ट रीढ़ की बारीकियों को दिखाते हैं। जी, और शरीर की ढलने की क्षमता को भी। यहाँ पर यह नहीं देखा जाता कि उम्मीदवार कितना बोलता है, बल्कि ये देखा जाता है कि उसकी नज़र कितनी पैनी है, देखने की गुणवत्ता। मतलब क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। बिल्कुल। कैरोलिन एक साफ, संक्षिप्त और सटीक विवरण चाहती हैं। कोई एनाटॉमी का लंबा चौड़ा लेक्चर नहीं। एक ध्यान देने वाली और मदद करने वाली नज़र, जो शरीर की बनावट और उसके काम करने के तरीके को जोड़ सके, वही एक अच्छे भविष्य के पेशेवर की पहचान है। ठीक है। तो जब ये पूरा अवलोकन यानी पोस्चरल एनालिसिस हो जाता है, उसके बाद क्या होता है? अवलोकन के बाद उम्मीदवार को एक स्पष्ट निष्कर्ष बताना होता है। इसे स्टेटेड फोकस कहते हैं। स्टेटेड फोकस? ये क्या है? ये बस एक वाक्य होता है, लेकिन ये पूरे सेशन को दिशा देता है। कैरोलिन के शब्दों में, आप जो देखते हैं उसके आधार पर आपको ये कहने लायक होना चाहिए, मैं इस एरिया को स्ट्रेच करूंगी, उससे मजबूत करूंगी, यहाँ मूवमेंट बढ़ाऊंगी ताकि वहां संतुलन बन सके। ओह, तो ये सिर्फ एक फॉर्मूला रटने जैसा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक सिखाने का इरादा है, एक शैक्षणिक इरादा। और ये फोकस कैसा होना चाहिए? ये फोकस तर्कसंगत, ठोस और ऐसा होना चाहिए जिसे हासिल किया जा सके। ये उस सेशन का गाइड बन जाता है। गाइड?
मतलब इससे ये पक्का होता है कि जो देखा गया निदान, जो प्लान किया गया प्रोग्रामिंग और जो कराया गया निष्पादन, वो सब एक सीध में है। एक अच्छा फोकस उम्मीदवार को भटकने से बचाता है और हर एक्सरसाइज को एक मतलब देता है। ये दिलचस्प है कि कैसे एक वाक्य पूरे सेशन को सही दिशा दे सकता है। अब हर पिलेटिस सेशन कुछ बुनियादी सिद्धांतों पर टिका होता है ना? 5 सिद्धांत? हाँ, 5 बुनियादी सिद्धांत: सांस लेना, रेस्पिरेशन, पेल्विस की पोजीशन, पेल्विक प्लेसमेंट, सीने की पोजीशन, रिब्ड केज प्लेसमेंट, कंधे के ब्लेड यानी स्कैपुला की मूवमेंट, स्कैपुला मूवमेंट, और सिर एवं गर्दन की पोजीशन, हेड एंड सर्वाइकल प्लेसमेंट। और कैरोलिन इन पर बहुत जोर देती हैं। बहुत ज्यादा। वो कहती है कि उम्मीदवार इन सिद्धांतों को सिर्फ बोल कर न बताएं, बल्कि अपनी टीचिंग में उन्हें जीवंत करके दिखाएं। और इन सिद्धांतों के पीछे कोई खास वजह भी है, मतलब क्यों है ये इतने जरूरी? हाँ, हर सिद्धांत के पीछे एक बायोमैकेनिकल यानी शारीरिक कारण है। जैसे सही तरीके से सांस लेना आपके ट्रंक को, मतलब शरीर के बीच के हिस्से को स्थिरता देता है। पेल्विस की पोजीशन सीधे कमर के पोस्चर पर असर डालती है। अच्छा। सीने की पोजीशन ऊपरी शरीर की मूवमेंट को गाइड करती है। स्कैपुला यानी कंधे के ब्लेड बाजुओं की मूवमेंट को स्थिर करते हैं। और सिर की पोजीशन संतुलन और रीढ़ की सीध बनाए रखने में मदद करती है। और परीक्षण में इस पर सवाल भी हो सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। कैरोलिन उम्मीदवार से सवाल पूछ सकती हैं, जैसे यहाँ न्यूट्रल पेल्विस क्यों चुना, या जब सीना बहुत ज्यादा ऊपर उठता है तो आप क्या देखते हैं? मतलब सिर्फ जानना काफी नहीं, समझना जरूरी है कि क्यों। बिल्कुल। ये जांचने के लिए कि क्या उम्मीदवार ने मूवमेंट के पीछे के तर्क को समझा है और उसे अपनी टीचिंग में शामिल किया है। ज्ञान का भंडार होना एक बात है, पर उसे लागू करने के पीछे की वजह समझना दूसरी और ज्यादा जरूरी बात है। सही बात है। अब बात करते हैं असल सेशन की, जो परीक्षा में कराया जाता है। उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? वो सेशन एक तय तरीके से आगे बढ़ता है। इसमें आमतौर पर 8 मूलभूत यानी फंडामेंटल अभ्यास होते हैं। फंडामेंटल। जी। 4 मध्यवर्ती यानी इंटरमीडिएट अभ्यास और 2 तक जोकर अभ्यास शामिल हो सकते हैं। और शुरुआत कैसे होती है? सेशन की शुरुआत हमेशा 2 मूलभूत तैयारी अभ्यासों से होती है, एब प्रेप और ब्रेस्ट स्ट्रोक प्रेप। ये क्या करते हैं कि सिद्धांतों को अभ्यासों से जोड़ने में मदद करते हैं। ये जोकर अभ्यास क्या बला है? नाम तो बड़ा मजेदार है। क्या इसमें उम्मीदवार कुछ भी करा सकता है अपनी मर्जी से? नहीं, ऐसा नहीं है। जोकर अभ्यास का एक साफ मकसद है। क्या? ये देखना कि क्या उम्मीदवार ने ट्रेनिंग के दौरान सीखे गए सभी अभ्यासों को समझा है और क्या वो जरूरत पड़ने पर सही अभ्यास चुनकर इस्तेमाल कर सकता है। ओह, तो ये इम्प्रोवाइजेशन नहीं है? नहीं, ये इम्प्रोवाइजेशन या अपनी मर्जी से कुछ भी कराने का मौका नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि उम्मीदवार को पूरा अभ्यासक्रम पता है। वो रट नहीं रहा, बल्कि मैनुअल के लॉजिक को समझता है और जरूरत के हिसाब से उसमें से चीजें चुन सकता है। अच्छा, और आपने कहा था सेशन का एक फ्लो होना भी जरूरी है? हाँ, बहुत जरूरी। हर सेशन को एक तार्किक क्रम में चलना चाहिए। कैसा क्रम? वार्म अप से शुरू करके फिर शरीर को हरकत में लाना यानी मोबिलाइजेशन, फिर स्थिरता लाना यानी स्टेबलाइजेशन, फिर तालमेल बिठाना यानी कोऑर्डिनेशन, और आखिर में सबको एक साथ लाना इंटीग्रेशन। इससे शरीर को धीरे धीरे ढलने का और दिमाग को समझने का वक्त मिलता है। कैरोलिन कहती हैं, पिलाटेस का एक सेशन एक बातचीत जैसा है। हर हरकत को अपना जवाब देने के लिए समय देना चाहिए। बातचीत जैसा? हाँ, सेशन का बहाव और उसकी सुसंगतता मुश्किल अभ्यास करने से ज्यादा मायने रखती है। एक सहज और स्वाभाविक लगने वाला सेशन बहुत दिखावटी सेशन से बेहतर है। ठीक है, तो उम्मीदवार ने सेशन करा दिया, अब उसका मूल्यांकन कैसे होता है? क्या कोई ग्रेडिंग सिस्टम है, मार्क्स वगैरह? हाँ, मूल्यांकन 10 अलग अलग बातों पर आधारित होता है, जिन्हें मानदंड या क्राइटेरिया कहते हैं। 10 क्राइटेरिया? जी। हर मानदंड को 6 से 10 के स्केल पर आंका जाता है और पास होने के लिए उम्मीदवार को कुल अंकों का कम से कम 75% लाना होता है। 75%? जी। अच्छा, ये 10 मानदंड कौन कौन से हैं, क्या आप बता सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। पहला है पोस्चरल एनालिसिस, मतलब शारीरिक मुद्रा का विश्लेषण कैसा किया। जी। दूसरा, वर्कआउट का फोकस, जो स्टेटेड फोकस था। जी। तीसरा, 5 सिद्धांतों की समझ। चौथा, प्रोग्रामिंग कौशल, मतलब अभ्यास कैसे चुने और किस क्रम में लगाएं। पांचवां, निर्देश देने की क्षमता। छठा, सुधार करने की क्षमता, गलतियां ठीक कराना। सातवां, क्लाइंट के अनुसार बदलाव करने की क्षमता, जिसे मॉडिफिकेशन कहते हैं। मॉडिफिकेशन, हाँ। आठवां, सामग्री का ज्ञान, मतलब अभ्यासों की जानकारी। नौवां, सिखाने का रवैया और तरीका। और 10वां, लय और समय प्रबंधन यानी पेसिंग। बाप रे,
मतलब हर छोटी बड़ी चीज पर ध्यान दिया जाता है। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई एक चीज में बहुत अच्छा हो और बाकी में कमजोर, फिर भी पास हो जाए? नहीं, ये 75% की सीमा यही सुनिश्चित करती है कि सफलता किसी एक क्षेत्र में बहुत अच्छा करने पर नहीं, बल्कि कुल मिलाकर सब कुछ ठीक से करने पर निर्भर करती है। अच्छा। जैसा कैरोलिन बताती हैं, आप सिखाने में माहिर हो सकते हैं, लेकिन अगर आपका विश्लेषण साफ नहीं है तो पूरा सेशन अपनी लय खो देता है। मूल्यांकन इसी बात का होता है कि उम्मीदवार अवलोकन यानी देखने, इरादा यानी फोकस और निष्पादन यानी कराने को कितनी अच्छी तरह जोड़ पाता है। अवलोकन, इरादा, निष्पादन। जी, विश्लेषण और क्रियान्वयन के बीच का यही तालमेल एक काबिल प्रशिक्षक को सिर्फ अभ्यास कराने वाले से अलग करता है। ये तो काफी कठिन लगता है। क्या उम्मीदवार अक्सर गलतियां करते हैं? किस तरह की गलतियां आम हैं? देखिए, गलतियां तो सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा हैं, वो होती हैं। सबसे आम गलती जो देखने में आती है वो है स्टेटेड फोकस और चुने हुए अभ्यासों के बीच तालमेल की कमी। अच्छा, मतलब जो फोकस तय किया उसके हिसाब से अभ्यास नहीं चुने। हाँ, कुछ उम्मीदवार पोस्चरल एनालिसिस तो करते हैं, पर फिर एक रटा-रटाया सेशन करा देते हैं जिसका एनालिसिस से कोई लेना देना नहीं होता। और कोई आम गलती? दूसरी आम गलती है क्लाइंट की जरूरत के हिसाब से अभ्यासों में बदलाव यानी मॉडिफिकेशन करना भूल जाना। जैसे अगर किसी के घुटने कमजोर हैं, पीठ संवेदनशील है या शरीर में कोई असंतुलन साफ दिख रहा है, तो उसे ध्यान में रखकर अभ्यास बदलने होते हैं। वो भूल जाते हैं कभी-कभी। कैरोलिन जोर देती हैं, सिखाना रटना नहीं है, ये संवाद करना है। परीक्षा में तुरंत पता चल जाता है कि उम्मीदवार सोच समझकर अभ्यास करा रहा है या सिर्फ नकल कर रहा है। सही बात है। लय यानी पेसिंग भी एक चुनौती होती है। बहुत तेज कराने से कंट्रोल खो जाता है, बहुत धीमा कराने से एनर्जी खत्म हो जाती है। सही गति ढूंढना जो सांस और मूवमेंट के साथ तालमेल में हो, ये सिखाने में परिपक्वता की निशानी है। और लक्ष्य क्या होना चाहिए सेशन का? लक्ष्य ये है, जैसा कैरोलिन कहती हैं, आपके क्लाइंट का शरीर सेशन में आने से ज्यादा आजाद महसूस करते हुए बाहर जाना चाहिए। अगर आपने स्पष्टता और स्थिरता दी है तो आपने वाकई सिखाया है। इसमें नैतिकता का पहलू भी जुड़ा है ना? आपने पहले भी जिक्र किया था। बिल्कुल, नैतिकता बहुत महत्वपूर्ण है। सुधार करने से पहले ध्यान से देखना, बोलने से पहले क्लाइंट के हिसाब से एडजस्ट करना, कुछ तय करने से पहले स्थिति के अनुसार ढालना। हर शरीर अनोखा है, इसलिए हर सेशन को उसके हिसाब से बनाना पड़ता है। एक बात जो शायद हम सोचते नहीं वो है कि परीक्षक के लिए इस पूरी प्रक्रिया में कितना समय लगता होगा। मतलब एग्जामिनर का कितना एफर्ट लगता है। हाँ, ये अक्सर नजरअंदाज हो जाता है। सेशन तो 1 घंटे का होता है जी, लेकिन उसके बाद वीडियो को ध्यान से देखने, हर मानदंड की जांच करने और एक डिटेल्ड रिपोर्ट लिखने में 2.5 घंटे से ज्यादा का समय लगता है। 2.5 घंटे एक कैंडिडेट के लिए? हाँ, हर दिए गए अंक का कारण बताया जाता है, हर पॉइंट को सही ठहराया जाता है। ये बहुत मेहनत का काम है। इतनी मेहनत क्यों? ये सख्ती सर्टिफिकेशन की गुणवत्ता और पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता सुनिश्चित करती है। कैरोलिन के अनुसार ये शिक्षकों और छात्रों दोनों के प्रति एक जिम्मेदारी है। एक गंभीर मूल्यांकन इस पेशे के मूल्य की रक्षा करता है। समझ में आता है। तो मान लीजिए कोई उम्मीदवार परीक्षा पास कर लेता है, क्या इसका मतलब है कि वो अब एक परफेक्ट पिलाटीज टीचर बन गया, काम खत्म? हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। कैरोलिन कहती हैं कि परीक्षा पास करना अंत नहीं बल्कि शुरुआत है। असली काम तो अब शुरू होता है। काम शुरू होता है। हाँ, वास्तविक ट्रेनिंग रोज के अभ्यास से, खुद से सवाल पूछने से और सटीकता की लगातार खोज से आती है। एक अच्छा शिक्षक कभी सीखना बंद नहीं करता। तो पिलाटीज कोई स्थिर चीज नहीं है कि एक बार सीख लिया और हो गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। पिलाटीज एक ऐसी शिक्षण पद्धति है जो लगातार विकसित होती है। इसके लिए समय, जिज्ञासा और शरीर को लगातार सुनने की जरूरत होती है। परीक्षा स्ट्रक्चर को मान्यता देती है, लेकिन रोज का अभ्यास ही सिखाने की असली आत्मा को सामने लाता है। और कैरोलिन प्रशिक्षकों को दूसरी विधाओं से सीखने के लिए भी प्रोत्साहित करती हैं, जैसे ऑस्टियोपैथी, डांस, मूवमेंट फिजियोलॉजी, न्यूरोसाइंस। अच्छा। हाँ, जो कुछ भी शरीर की समझ को बढ़ाता है वो टीचिंग को बेहतर बनाता है। इतने सब के बाद अगर हम पूछें कि एक आदर्श उम्मीदवार कैसा दिखता है, तो कैरोलिन का जवाब क्या होगा? क्या कोई खास पहचान है? कैरोलिन के अनुसार आदर्श उम्मीदवार अपनी सुसंगतता, अपनी कंसिस्टेंसी से पहचाना जाता है। कंसिस्टेंसी? हाँ, वो काम करने से पहले देखता है, बोलने से पहले सुनता है, सुधार करने से पहले स्थिति के अनुसार ढलता है।
वो ग्रेड पाने के लिए नहीं सिखाता, किसके लिए सिखाता है फिर? वो दूसरे व्यक्ति के लिए सिखाता है। उसके सेशन में स्पष्टता और परोपकारिता, मतलब दूसरों की भलाई चाहने का भाव दिखता है। मतलब सिर्फ तकनीकी रूप से सही होना काफी नहीं है। नहीं, एक काबिल प्रशिक्षक वो है जो प्रभावित यानी इम्प्रेस नहीं करता, बल्कि प्रकाशित यानी इल्यूमिनेट करता है। प्रकाशित करता है मतलब रोशनी डालता है, समझाता है, वो मूवमेंट को अंदर से समझता है, सटीकता से एडजस्ट करता है और संवेदनशीलता से सिखाता है। एक काबिल शिक्षक असल में मूवमेंट का शिक्षक होता है। वो जानता है कि हर इशारा एक संदेश है, हर निर्देशक जिम्मेदारी। तो कुल मिलाकर ये परीक्षा सिर्फ तकनीकी कौशल का टेस्ट नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये सिखाने वाले के नजरिए और नैतिकता को भी सामने लाती है। बिल्कुल, ये एक ऐसा क्षण है जहां पिलेट्स की विधि जो मेथड है वो चेतना बन जाती है, कॉन्शियसनेस बन जाती है। जहां नियमों की सख्ती ध्यान से सुनने में, लिसनिंग में बदल जाती है। वाह! ये ज्ञान, अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन और सम्मान के बीच एक लगातार चलने वाली बातचीत है। तो इस पूरी बातचीत का सार यही निकलता है कि स्टॉट पिलाटेस प्रैक्टिकल परीक्षा, परफेक्शन यानी निखुटता की बजाय जस्टिस पर जोर देती है। जस्टिस, हाँ, सटीकता या औचित्य, नज़र में सटीकता, शब्दों में सटीकता और हाव भाव में सटीकता, ये दूसरे के शरीर के साथ, सिखाने की कला के साथ और खुद के साथ सही होने के बारे में है। जैसा कि कैरोलाइन कहती हैं, मैं जो देखती हूँ वो ये नहीं है कि आप क्या जानते हैं, बल्कि ये है कि आप उसे दर्शाते कैसे हैं। हाँ, ये परीक्षा असल में इस पेशे का ही आईना है। ज्ञान, अवलोकन और सम्मान के बीच एक निरंतर संवाद। ये वो पल है जब नियम कायदे समझदारी में और सख्ती सुनने की कला में बदल जाती है, जो एक रोशन, नेक नियत और शरीर का गहरा सम्मान करने वाले शिक्षण का रास्ता खोलता है। और यहाँ हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार के साथ छोड़ जाते हैं। पिलाटेस में जिस तरह शरीर की समझ और नैतिक शिक्षण पर जोर दिया जाता है, ये जस्टिस का सिद्धांत, देखना, ढालना और अपने विषय के साथ गहराई से जुड़ना, क्या ये सिद्धांत सिखाने या कौशल सिखाने के दूसरे क्षेत्रों में भी उतने ही जरूरी हैं? सोचने वाली बात है। कहाँ ये लागू होते हैं और कहाँ शायद इनकी कमी महसूस होती है? शारीरिक विषयों से हटकर असल में एम्बॉडीड यानी शरीर और अनुभव से जुड़ा हुआ शिक्षण कैसा दिख सकता है, इस पर जरूर सोचिएगा।